नमस्कार दोस्तों, आपकी पढ़ाई और रिवीजन को 100% बूस्ट करने के लिए आ गई हूँ मैं आपकी दोस्त मुदिता। और आप सभी का हार्दिक स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 30 राज्यपाल, जिसमें पिछली क्लास में मैंने आपको राज्यपाल का पद, नियुक्ति, कार्यकाल, शपथ आदि संबंधित चीज़ें पढ़ाई थी। आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियां और कार्य क्या क्या होते हैं और राष्ट्रपति से राज्यपाल की शक्तियां किस प्रकार भिन्न होती हैं या सामान्य होती हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे और भी आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य। राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य पढ़ने से पहले मैं ये आशा करती हूँ कि आप राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको केंद्र में राष्ट्रपति पढ़ाया था। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति का पद बनाया गया है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल का पद बनाया गया है संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, जिस प्रकार राष्ट्रपति को सारी शक्तियां प्राप्त हैं, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल को शक्तियां सारी प्राप्त हैं। तो अगर आपने राष्ट्रपति वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की शक्तियों वाला वीडियो प्लीज़ प्लेलिस्ट से जाके देख लें, तो आपकी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। अब हम राज्यपाल की देखते हैं। राज्यपाल की शक्तियां कह लीजिए या कार्य कह लीजिए, इनको निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। मतलब आप मोटे तौर पर 4 भागों में बांटकर राज्यपाल की शक्तियों को पढ़ सकते हैं। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और क्या, न्यायिक शक्तियां। ठीक है, लेकिन अगर आप राष्ट्रपति का रिकॉल करेंगे तो राष्ट्रपति के पास कुछ और भी शक्तियां होती थी, जैसे कूटनीतिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। ये शक्तियां राज्यपाल को नहीं दी गई हैं। तो इस प्रकार राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान कूटनीतिक, सैन्य, आपातकाल। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राज्यपाल को कौन सी शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति के समान नहीं दी गई हैं, तो वो क्या है, कूटनीतिक, सैन्य या आपातकालीन। ठीक है, अब हम एक एक शक्ति को डील करते हैं, किस प्रकार राज्यपाल की कार्यकारी, विधायी, वित्तीय शक्तियां राष्ट्रपति के समान हैं। कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्तियों से आप क्या समझते हैं, जितने भी कार्य किए जाते हैं वो किसके नाम पर, राज्यपाल के नाम पे किए जाते हैं। जितने भी कार्य होते हैं वो वाली जो शक्तियां हैं वो आप समझ सकते हैं राज्यपाल की क्या है, कार्यकारी शक्तियां। बहुत इजी वे में, सिंपल वे में समझते चलेंगे, कोई लोड नहीं डालना आपके दिमाग पर, बहुत ही आसानी से आपको सब समझ में आ जाएगा। राज्य के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से किसके नाम पे किए जाते हैं, राज्यपाल। तो भैया जितने भी संवैधानिक काम होंगे ना राज्य में, जो भी किया जाएगा वो किसके नाम पे किया जाएगा, राज्यपाल के नाम पे। लेकिन वास्तविक में करता कौन है, मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री की जो मंत्री परिषद होती है वो करते हैं सारे के सारे कार्य, पर नाम पे किसके किए जाते हैं, राज्यपाल के, क्योंकि संवैधानिक प्रमुख तो राज्य का राज्यपाल होता है। जैसे आपने देखा था कि राष्ट्रपति के नाम पर जितने भी कार्य होते हैं, चाहे हम देश विदेश में जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, वो जितने भी काम होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं, लेकिन करता कौन है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। तो ये आपका अनुच्छेद 166, आर्टिकल 166 में बताया गया है क्या, कि जितने औपचारिक काम होंगे वो राज्यपाल के नाम पे किए जाएंगे। ठीक है, आपको याद हो गया होगा। अब क्या है कि राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। देखते हैं, पहले आप विधानसभा का चुनाव होगा, जो पार्टी जीत के आएगी, सबसे ज़्यादा मत हासिल किए होंगे, उसको राज्यपाल आमंत्रित करते हैं अपनी सरकार बनाने के लिए। उसके दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं राज्यपाल, और मुख्यमंत्री की सलाह पर मुख्यमंत्री जिस चीज़ को बोलेंगे उसको वो मंत्री पद और मंत्री परिषद में नियुक्त करते हैं। तो इस प्रकार मुख्यमंत्री की और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल, बाकी जो मंत्री परिषद है, वो किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, तो किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, राज्यपाल। और ये आर्टिकल 164 बताता है, ठीक है, 164 बताता है कि राज्यपाल के अंतर्गत मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री परिषद जो होंगे वो सारा अपना, उनकी नियुक्ति होगी, उनका कार्य होगा, ये सारा 164 बताता है। इसके बाद क्या है, वे राज्य के महाधिवक्ता। अब नियुक्ति से संबंधित आप समझ लीजिए वो किस किस की नियुक्ति करते हैं, ये सारा कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आता है। तो आप जितनी भी नियुक्ति, चाहे मुख्यमंत्री की हो गई, मंत्री परिषद की हो गई, बाकी महाधिवक्ता, निर्वाचन आयुक्त, कुलपति, ठीक है, तो ये जितनी भी
नियुक्ति संबंधी कार्य हैं वो किस में आ जाते हैं, कार्यकारी शक्तियों में। अब हम एक एक चीज देखते हैं। राज्यपाल जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। अब ये महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं और जो महाधिवक्ता हैं वो राज्यपाल के ही प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर रखनी है कि कौन कौन लोग राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं और कौन नहीं होते हैं, ठीक है। तो महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं निर्वाचन आयुक्त। जो राज्य में निर्वाचन यानी कि चुनाव करवाए जाते हैं उनके जो हेड होते हैं, आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं। लेकिन निर्वाचन आयुक्त के जो अध्यक्ष होते हैं उनको हटाने की शक्ति डायरेक्ट नहीं है राज्यपाल को, उनको हटाना है तो वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए करी जाती है, ठीक है। महाभियोग टाइप की प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति के लिए है, लेकिन शब्द वो नहीं प्रयोग हुआ है, इसलिए संविधान में महाभियोग का शब्द प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि ये कहा गया है वही प्रक्रिया जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए। क्लियर हो गया। विश्वविद्यालय के कुलपति जितने होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की, ठीक है, जो आपका स्टेट पीसीएस होता है उसके अध्यक्ष और जो जितने भी सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। लेकिन क्या है कि इनकी नियुक्ति तो करते हैं लेकिन इनको हटा नहीं सकते। इनको हटा कौन सकता है, इनको राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, ठीक है। जैसे केंद्र में क्या होता है, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति और बाकी सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। इसी तरह जो स्टेट पीसीएस है, राज्य लोक सेवा आयोग, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। पर एक चीज ध्यान रखनी है, हटा कौन सकता है, हटा राष्ट्रपति ही सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। वे मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों या विधायी प्रस्ताव की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब भी किसी भी प्रकार के काम किस तरीके से चल रहा है या किसी भी मामले में वो जानकारी चाहते हैं तो वो मुख्यमंत्री से सीधा पूछ सकते हैं और उनसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। कौन, राज्यपाल। वे राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकते हैं। अब आपको ये याद होगा, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि राज्यपाल के दो रूप होते हैं। एक तो वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, दूसरा वो राज्य में किसके प्रतिनिधि होते हैं, केंद्र के प्रतिनिधि, क्योंकि उनकी नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं तो वो केंद्र से नियुक्ति की जाती है, वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करते हैं। तो अगर उनको ऐसा लगता है राज्यपाल को कि किसी प्रकार से संवैधानिक डिस्टर्बेंस हो रही है, ये यहाँ पे व्यवस्था बिगड़ रही है, तो क्या कर सकते हैं, राज्यपाल आपातकाल लगाने के लिए सिफारिश कर सकते हैं राष्ट्रपति से कि भाई यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, ठीक है। राज्य में अगर आपातकाल लगता है तो उसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, जो आप देखते रहते हैं जम्मू में बहुत ज़्यादा लगता है। वे राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है। इसके साथ साथ जो राज्यपाल हैं, राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सबके हेड होंगे कौन, कुलपति होंगे कौन, राज्यपाल, ठीक है। और इनके जो वाइस चांसलर होंगे उसकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गई उनकी सारी की सारी कार्यकारी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ क्या होती हैं, विधि बनाने से संबंधित जो शक्तियाँ होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, विधायी शक्तियाँ बोलते हैं। तो विधायी शक्तियों में राज्यपाल के पास क्या क्या शक्तियाँ हैं, वे राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत, सत्रावसान और विघटित कर सकते हैं, ठीक है। तो जो राज्यपाल हैं वो सत्र को आहूत, मतलब आपको पता है कि 3 बैठकें होती हैं, मानसून सत्र, ठीक है, अलग अलग सत्र होते हैं, बजट सत्र। तो जो सत्र बुलाया जाता है, बैठकें बुलाई जाती हैं, उसको आहूत करना कहते हैं, वो करते हैं। सत्रावसान करते हैं। विघटित, अगर मुख्यमंत्री विश्वास मत खो देते हैं उनकी मंत्रिपरिषद तो वो विघटित कर सकते हैं, या फिर मुख्यमंत्री के कहने पर भी वो विधानसभा को विघटित कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप डीपली समझना चाहते हैं कि सत्रावसान क्या होता है, आहूत क्या होता है, विघटित क्या होता है, और संसद से संबंधित जितनी भी शब्दावली हैं उसका मैंने एक वीडियो डाला है, संसदीय शब्दावली, जिस पे काफ़ी लोग उसको देख चुके हैं, आप उसे जाके देख सकते हैं। उसमें जो जितने भी वर्ड्स हैं संसद में यूज़ होते वो सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है एक एक वर्ड को, इसलिए मैं यहाँ पर वो सारे वर्ड्स दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करने वाली। वे विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले और प्रतिवर्ष के पहले सत्र को संबोधित करते हैं। अब विधानमंडल का चुनाव होगा, ठीक है, विधानसभा हो या विधान परिषद, तो जो उसकी पहली बैठक होती है और प्रत्येक वर्ष में जो पहली बैठक होती है उसको संबोधित करते हैं राज्यपाल। जिस प्रकार आपने देखा था कि राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा में जो पहली बैठक होगी और संसद के इलेक्शन के बाद जो पहली बैठक होगी उसको राष्ट्रपति संबोधित करते हैं, उसी प्रकार राज्य में कौन करता है, राज्यपाल करते हैं पहली बैठक को संबोधित।
राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के छठे भाग को नामित करते हैं, यानी आप कह सकते हैं मनोनीत। छठे भाग 1/6, जो टोटल संख्या है उसका 1/6 जो है उसको वो नामित करते हैं राज्यपाल। कैसे लोगों को नामित करेंगे? जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन और समाज सेवा का ज्ञान हो। मतलब इन क्षेत्रों से जो संबंधित लोग हों, जैसे साहित्य, विज्ञान, कला, जिनको काफ़ी ज़्यादा समाज में प्रतिष्ठा मिली हो, उनको डायरेक्ट बिना चुनाव लड़े डायरेक्ट मनोनीत कर दिया जाता है। किसमें? विधान परिषद में। एक बात आपको ध्यान रखनी है, विधान परिषद में किया जाता है। विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद होती है। जैसे संसद में लोकसभा और राज्यसभा होती है, ठीक है। राज्यसभा अपर सदन होता है, अपर हाउस होता है। इसी तरह विधान परिषद यहाँ पे भी राज्य में अपर हाउस होता है। तो वहाँ पे राष्ट्रपति कहाँ करते थे? राज्यसभा में करते थे 12 सदस्यों को मनोनीत। यहाँ पे विधान परिषद को क्या करते हैं? 1/6, 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राज्यपाल। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाएगा 1/6, 1/8, 1/4, आपको एग्जैक्ट याद रखना है 1/6। या तो आप ऐसे याद रख लीजिए या फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वहाँ पे 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, यहाँ पे 1/6 रेशो याद रख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। बिल राज्य विधानसभा के लिए एक आंग्ल भारतीय समुदायों में से एक सदस्य को नियुक्त करेंगे। तो अगर राज्यपाल को ये लगता है कि विधानसभा चुनाव होने के बाद जो हमारी विधानसभा है इसमें आंग्ल समुदाय सदस्यों का प्रतिनिधित्व सही नहीं है, मतलब कोई भी सदस्य उपलब्ध नहीं है, उनका रेशो जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? राज्यपाल जो हैं हमारे किसी एक सदस्य को विधानसभा में आंग्ल समुदाय से मनोनीत कर सकते हैं, ला सकते हैं। और ऐसा आर्टिकल 333, ठीक है, अनुच्छेद 333 में कहा गया है। तो आप ये याद रख सकते हैं कि अनुच्छेद 333 तो ये क्या है कि विधानसभा में एक सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं राज्यपाल, उनके पास ये पावर है। तो ये बहुत ही आसान आर्टिकल हो गया 333, ठीक है। आंग्ल समुदाय दूसरे समुदाय के एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकते हैं विधानसभा में। वे राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आपको पता है कि जब पूरे साल की जो रिपोर्ट होती है वो सारी राज्यपाल को दी जाती हैं और राज्यपाल उसे विधानसभा के पटल पर रखवाते हैं। जिस प्रकार आपने देखा है कि संसद में क्या होता है, राष्ट्रपति रखवाते हैं लोकसभा राज्यसभा में, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल रखवाते हैं। राज्य वित्त आयोग, ठीक है, जो फाइनेंशियल बिल्स होते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, भर्तियों से संबंधित, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट होती है वो जितनी भी रिपोर्ट्स हैं इन सबको कौन? राज्यपाल प्रस्तुत करवाते हैं विधानसभा में। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजे जाने पर, और विधि बनाने से मतलब कानून बनाने से एक सबसे इम्पॉर्टेंट उनके पास पावर क्या है कि कोई भी बिल बनता है तो पहले वो विधानसभा विधान परिषद में पास होगा, फिर जाएगा राज्यपाल के पास, और राज्यपाल जब स्वीकृति देते हैं तब वो कानून बन जाएगा, यानी बिल बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तो अब ये क्या है कि उसके लिए राज्यपाल के पास क्या शक्तियाँ होती हैं। अब मान लो कोई भी आया अध्यादेश, मतलब कोई भी बिल आया, वो पास हो गया, अब वो पहुंच गया राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल क्या क्या कर सकते हैं? मैंने ग्रीन हाईलाइटेड किया है, ये राज्यपाल के पास है। वे विधेयक को स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। मान लो उन्होंने स्वीकार कर दिया, अब तो ये कानून बन जाएगा अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया और हस्ताक्षर कर दिए, जैसे आपने राष्ट्रपति के केस में देखा था। स्वीकृति के लिए उसे रोक सकते हैं, वो चाहे तो वीटो पावर का इस्तेमाल करके अपने पास पर रखे रहें, ठीक है, कोई जवाब ना दें। विधेयक को विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस कर दें। उन्हें लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए तो वो दोबारा भेज सकते हैं कि आप इस पर पुनर्विचार करिए। अगर पुनर्विचार करके दोबारा भेजती है विधानमंडल, तब क्या होगा? तब उसे राज्यपाल को स्वीकृति देनी होगी, मानना ही होगा, हस्ताक्षर करने ही होंगे, ठीक है। चौथा है, विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख दें, कि अगर राज्यपाल को लगता है तो वो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसा तब किया जाता है कि जब राज्यपाल को लगता है कि ये खतरा है, संवैधानिक खतरे में ऐसा डिसीजन लिया गया है, ये राज्य के लिए खतरा हो सकता है, किसी तरीके का उन्हें खतरा महसूस होता है जो संविधान के उल्लंघन को दिखाता है, तो वो राष्ट्रपति के लिए उसे सुरक्षित रख सकते हैं। ये राज्यपाल के पास पावर है। इसके अलावा कोई भी विधि किस प्रकार से कानून बनती है, इसका मैंने संसद की विधायी प्रक्रिया वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं कि किस किस प्रकार के होते हैं। संविधान संशोधन बिल होते हैं,
ठीक है, हमारा साधारण विधेयक बिल होते हैं, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल होते हैं। तो किस प्रकार से सारे बिल होते हैं, क्या क्या उसकी प्रक्रिया होती है, वो पूरा संसद में विधायी प्रक्रिया में पढ़ाया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और शक्ति होती है विधायी शक्तियों में, आर्टिकल 213 में अध्यादेश लाने की शक्ति। मतलब क्या होता है कि जब सत्र ना चल रहा हो, चाहे विधानसभा या विधान परिषद का सत्र ना चलना हो और कोई आपातकाल की स्थिति हो, कोई कानून बनाना बहुत ज़रूरी हो, तो राज्यपाल अध्यादेश ला सकते हैं। अध्यादेश वो कैसे ला सकते हैं? 213 आर्टिकल 213 या 213 के तहत अध्यादेश ला सकते हैं। अध्यादेश लाकर वो कानून बनाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही सत्र प्रारंभ होगा, सत्र प्रारंभ होने की पहली तारीख से छठे हफ्ते तक ही वो प्रभावी रहेगा, उसके बाद वो अपने आप समाप्त हो जाता है। अगर उसमें विधानमंडल जो है अगर उसको कानून को बना देती है, पास कर देती है तो ठीक है, वरना 6 सप्ताह के बाद वो स्वतः समाप्त हो जाता है। तो ये आर्टिकल, और अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, राष्ट्रपति के पास अध्यादेश लाने की शक्ति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? इसी से बना हुआ है। चलो मैं बता देती हूँ। राष्ट्रपति के पास 1, 2, 3 1, 2, 3 अध्यादेश राष्ट्रपति के पास होती है। और अगर 213 कर दीजिए, इसे रिप्लेस कर दीजिए, 2 को इधर ले आइए और मतलब 3 को वहीं पे रहने दीजिए, 213 कर दीजिए, तो वो राज्यपाल के पास शक्ति है किसकी? अध्यादेश लाने की। 1, 2, 3 213। आई होप आपको याद हो गया होगा। वित्तीय शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ भैया क्या होती हैं? पैसों से संबंधित जो शक्तियां हैं, पावर हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वित्तीय शक्तियां होती हैं। तो वित्तीय शक्तियां हमारे राज्यपाल के पास क्या क्या होती हैं? वे सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण को राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। अब यह वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है मुझे बताइए। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे आप बजट कहते हैं, केंद्र में कहते हैं कि बजट आएगा, ठीक है, फरवरी में, इसी तरह राज्य में अलग अलग समय पे बजट आता है। तो जो बजट शब्द है वो हमारे संविधान में इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। संविधान में यही शब्द इस्तेमाल किया है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। बजट तो हम इसे आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसका मतलब बोगट होता है, आपने सुना भी होगा, वो थैला लेके आते हैं तो उसी से बजट बजट रख दिया गया, लेकिन बजट इसमें नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो राज्यपाल ये सुनिश्चित करते हैं कि कब वार्षिक वित्तीय विवरण विधानमंडल में रखा जाएगा, तो जो सालाना आता है पूरे साल का खर्च और लेखा जोखा का ब्यौरा, ठीक है। धन विधेयक को राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जाएगा। अब कितने प्रकार के बिल होते हैं और किस किस बिल में क्या कंडीशन है, ये मैंने संसद की विधायी प्रक्रिया में आपको पढ़ा रखा है, प्लीज़ उसे देख लें। जो धन विधेयक या वित्त विधेयक यानी जो फाइनेंशियल बिल्स होते हैं उसमें पूर्व सहमति के बाद ही रखा जाता है। चाहे केंद्र में राष्ट्रपति हो तो उनकी भी पूर्व सहमति, और राज्यपाल हो तो राज्यपाल की पूर्व सहमति। मतलब क्या होगा, पहले राज्यपाल से परमिशन ली जाएगी कि ये धन विधेयक है, उसके बाद वो जाएगा विधानसभा में, उसके बाद पास होकर दोबारा जाता है, तब उस पर फिर से वो हस्ताक्षर करते हैं और वो पास हो जाता है, ठीक है। बाकी अगर साधारण बिल है, साधारण विधेयक है, तो वो पहले रखा जाएगा, पास होगा, तब जाएगा राज्यपाल के पास। तो ये उनकी वित्तीय शक्ति है। बिना उनकी सहमति से किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। मतलब किसी भी तरीके के धन निकालने की, संचित निधि से डालने की कोई भी तरीके का मांग नहीं की जा सकती बिना राज्यपाल की पूर्व सहमति से। उनकी पूर्व सहमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही इस प्रकार का कोई कार्य किया जाएगा। पंचायत एवं नगर पालिका की वित्तीय स्थिति, मतलब फाइनेंशियल स्थिति क्या है पंचायत और नगर पालिका की, इसके लिए हर 5 वर्ष के बाद समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग का गठन। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि वित्त आयोग का गठन पंचायत और नगर पालिका के लिए कौन करता है? राज्यपाल करते हैं, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है राज्यपाल करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, तो कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं, और वो पूरी जाँच करने के बाद अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि पंचायत और नगर पालिका कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और किस वर्ष में, ठीक है। वर्ष में बता देती हूँ 1992 में। अब मुझे ये बताइए कौन से और ये कौन से, दोनों का नंबर आगे पीछे ही है। कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें ये जोड़ा गया था, वो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ये हो गई वित्तीय शक्तियाँ। अब चलते हैं न्यायिक शक्तियाँ। न्याय से संबंधित राज्यपाल के पास क्या क्या शक्तियाँ होती हैं और राष्ट्रप्रकार से किस प्रकार भिन्न होती हैं। राज्यपाल के पास किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड, क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार, ठीक है, निलंबन, लघुकरण की शक्ति होती है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसका दंड
सिद्ध हो गया हो, मतलब उसको सज़ा मिल गई हो, कोर्ट ने उसे सज़ा सुना दी गई हो। अब वो इसमें कुछ कुछ शक्तियाँ उनके पास हैं। वो क्या कर सकते हैं, किसी दंड पे विराम लगा सकते हैं, कुछ समय के लिए उसे रोक सकते हैं, ठीक है। दंड को कम कर सकते हैं, मतलब क्या होता है कि जैसे 2 साल का कड़ी सज़ा दी है उसे 1 साल की कड़ी सज़ा कर दी गई, ठीक है, समय कम कर दिया गया। कुछ समय के लिए उसमें बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि कोई प्रेग्नेंट है, गर्भावस्था की स्थिति में है तो ठीक है ऐसे में, या अपंग है तो ऐसे इसमें कर सकते हैं, या फिर क्षमा भी कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रकार की शक्तियां हैं जो राज्यपाल को दी जाती हैं। इसको आप विस्तार से समझना चाहते हैं एक एक वर्ड को, तो आप समझ सकते हैं 5 प्रकार की रिट मैंने पढ़ाया था कि जो अलग अलग रिट जारी करते हैं उसमें क्या मतलब होता है, वो जाके आप वीडियो देख लीजिए। अगर आप राष्ट्रपति से तुलना करें तो राष्ट्रपति के पास इन शक्तियों के साथ साथ एक शक्ति होती है कि वो मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकते हैं, और इसकी शक्ति केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है और किसी के पास भी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को सजाए मौत दे दी जाती है, चाहे वो उच्च न्यायालय देता है चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय देता है, कोई भी दिया हो, अगर उसको सजाए मौत दी जाती है तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो उसको माफ़ कर सकते हैं या उसकी सजाए मौत को उम्र कैद में बदलवा सकते हैं। लेकिन ये पावर राज्यपाल के पास नहीं है, चाहे ये सजाए मौत उच्च न्यायालय ने दिया हो या सर्वोच्च न्यायालय ने दिया हो, उस व्यक्ति को क्षमा के लिए राष्ट्रपति के पास ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो राज्यपाल की शक्ति यहाँ पर कम हो जाती है राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल से विचार किया जाएगा। अब जो राज्य में उच्च न्यायालय होता है उसके न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन पहले विचार करेंगे राज्यपाल से, उसके बाद नियुक्ति करेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। उसके बाद आते हैं उच्च न्यायालय की सलाह से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब राज्यपाल किसकी नियुक्ति करेंगे, राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की सलाह से। आपको पता होगा कि सबसे ऊपर होता है सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद होता है हाई कोर्ट, ठीक है, उच्च न्यायालय, उसके बाद होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिला न्यायालय। तो पहले सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे, इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे, फिर इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे हाई कोर्ट की सलाह पर, ठीक है। राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। अगर लगता है कि संवैधानिक ढांचा बिगड़ रहा है, सही प्रकार से कार्य नहीं हो रहा है, या फिर जो प्रेजेंट वर्तमान सरकार है वो गलत तरीके से काम कर रही है, तो राज्यपाल प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं राष्ट्रपति के, तो वो ये सिफारिश कर सकते हैं कि आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, ठीक है, आपातकाल लगा दीजिए। और ये कौन से अनुच्छेद 356 या 365, 365 या 356 के अंतर्गत। आपातकाल कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, 356, 352, 360। 356 तो हो गया राष्ट्रपति शासन जो किसी राज्य में लगाया जाता है। 352 किस प्रकार का आपातकाल होता है, 360 किस प्रकार का आपातकाल होता है, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसके साथ ही मोटिवेशनल वीडियो डाला हुआ है, अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो इसको जाके देख लें। साथ ही यहाँ पर हमारा राज्यपाल का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। देखने के लिए धन्यवाद।